नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 13वें एपिसोड में हम कर्नाटक राज्य के निर्माण के पीछे के इतिहास का अन्वेषण करते हैं। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक एलएम का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। आज हम जिस राज्य की कहानी में उतर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई के बनने की कहानी नहीं है। ये एक भाषा, एक संस्कृति के इर्द गिर्द बिखरे हुए लोगों को एक साथ लाने की कहानी है। उस वक्त कन्नड़ बोलने वाले लोग वो एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि कई सल्तनतों और प्रेसिडेंसीज में बिखरे हुए थे। तो ये तस्वीर कितनी बिखरी हुई थी, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बिखराव में कर्नाटक के बनने का बीज छिपा है। सोचिए, आप कन्नड़ बोलते हैं, आपका पड़ोसी भी कन्नड़ बोलता है, आप एक जैसे त्योहार मनाते हैं, लेकिन आपका इलाका मैसूर के महाराजा के अधीन है और आपके पड़ोसी का इलाका हैदराबाद के निजाम के। अच्छा। आपके लिए कानून अलग, प्रशासन अलग, यहाँ तक कि जमीन के कागजात की भाषा भी अलग हो सकती है। ये उस समय की हकीकत थी। आप रे। मोटे तौर पर देखें तो कन्नड़ भाषी आबादी 5 बड़ी प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी। 5 अलग अलग हिस्से कौन कौन से थे? देखिए, सबसे बड़ा और अहम हिस्सा था मैसूर रियासत। ये कन्नड़ संस्कृति का गढ़ था, कह सकते हैं, उसका दिल था। ठीक है। फिर दूसरा बड़ा हिस्सा था हैदराबाद रियासत, जहां निजाम का शासन था। आज के जो रायचूर, गुलबर्गा, बीदर जैसे इलाके हैं वो वहीं आते थे। तीसरा हिस्सा था ब्रिटिश राज की मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें दक्षिण कन्नड़ के तटीय इलाके जैसे मैंगलोर और उडुपी शामिल थे। और चौथा हिस्सा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर जैसे जिले थे। और हाँ, 5वां था कुर्ग, एक छोटा सा पहाड़ों से घिरा लेकिन अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान वाला इलाका। और ये तो सिर्फ बड़ी इकाइयां थीं, जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल। इनके अलावा जमखंडी, मुधोल, रामदुर्ग जैसी कई छोटी छोटी रियासतें भी थीं जहां कन्नड़ बोली जाती थी। तो एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति की पहचान इस बात से तय होती थी कि वो किस रियासत या प्रेसिडेंसी का नागरिक है। ये तो एक अजीब सी स्थिति थी। मतलब एक ही भाषा बोलने वाले लोग राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से अलग थलग थे। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है इस बिखराव के बीच किसी न किसी के मन में ये ख्याल तो आया ही होगा कि हम सब एक क्यों नहीं हो सकते। यहीं से कर्नाटक एकीकरण आंदोलन की शुरुआत हुई होगी। सही। और ऐसे आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? कोई नेता, कोई लेखक, कोई समाज सुधारक? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस आंदोलन की जड़ें दरअसल सांस्कृतिक थीं, राजनीतिक तो वो बाद में बनी। और इसका श्रेय जाता है अलूरू वेंकट राव को, जिन्हें कर्नाटक कुल पुरोहित या कह सकते हैं कि कर्नाटक एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, अलूरू वेंकट राव। जी, वो एक लेखक और इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी किताबों और लेखों के जरिए एक विचार फैलाया कि ये जो अलग अलग रियासतों में बटे लोग हैं, ये सब एक महान कन्नड़ विरासत का हिस्सा हैं। उन्होंने लोगों को उनकी साझा तारीख, उनके साहित्य और संस्कृति की याद दिलाई। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक जागरण था। हाँ, लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनकी पहचान सिर्फ मैसूर या हैदराबाद से नहीं, बल्कि एक बड़ी कन्नड़ पहचान से जुड़ी है। मतलब ये कि पहले लोगों के दिलों को जोड़ा गया। राजनीतिक लकीरें तो बात की बात थी, लेकिन सिर्फ लिखने पढ़ने से तो राज्य नहीं बनते। इस सांस्कृतिक आंदोलन को राजनीतिक ताकत कहाँ से मिली? राजनीतिक ताकत मिली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। जी। उस मंच से पहली बार ये बात मानी गई कि भारत में प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी विचार था। इसने भाषा को राजनीतिक पहचान का एक मजबूत आधार दे दिया। फिर 1927 में कांग्रेस ने और साफ कहा कि आंध्रा, उत्कल, सिंध और कर्नाटक को भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग प्रांत बनाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कांग्रेस पूरे भारत को एक करने की बात कर रही थी और दूसरी तरफ भाषा के आधार पर देश को और बांटने के विचार को भी मान रही थी।
देखिए, बहस तो हुई, लेकिन उस समय का राजनीतिक संदर्भ अलग था। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस को जनता से उनकी भाषा में जुड़ना था। अच्छा, तो भाषाई राज्यों का समर्थन करना जनता को ये संदेश देने का एक तरीका था कि कांग्रेस उनकी स्थानीय पहचान का सम्मान करती है। मतलब इसे बंटवारे के तौर पर नहीं बल्कि प्रशासन को लोगों के करीब लाने और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के एक तरीके के तौर पर देखा गया। बिल्कुल। और इसी दौरान कन्नड़ साहित्य परिषद जैसी संस्थाओं ने भी जमीनी स्तर पर बहुत काम किया। उन्होंने सम्मेलनों और प्रकाशनों के जरिए इस विचार को जिंदा रखा। तो एक तरफ साहित्यिक चेतना और दूसरी तरफ राजनीतिक जमीन तैयार हो रही थी। और फिर आया 1947, भारत की आज़ादी का साल। अब इन सारे विचारों को हकीकत में बदलने का मौका था। यहाँ मैसूर रियासत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बहुत ज्यादा। मैसूर के महाराजा जया चामराजा वाडियार बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने बिना किसी देरी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और मैसूर भारत का हिस्सा बन गया। तो ये विलय काफी शांतिपूर्ण रहा। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण और सहज था। इसके बाद मैसूर को पार्ट बी राज्य का दर्जा मिला। एक मिनट, ये पार्ट बी राज्य क्या होता है? ये ए बी सी क्या सिस्टम था? अच्छा सवाल है। देखिए, आजादी के बाद भारत ने राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था। पार्ट ए में थे पुराने ब्रिटिश प्रांत, जहां गवर्नर का शासन था। ठीक है। पार्ट बी में मैसूर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें थीं, जहां राज प्रमुख, जो अक्सर पुराने महाराजा ही होते थे, वो शासन के मुखिया होते थे। और पार्ट सी में कुर्ग और दिल्ली जैसी छोटी रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश थे। समझ गया। तो पार्ट बी का मतलब था कि मैसूर अपनी पुरानी रियासती पहचान के साथ नए भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। जी, लेकिन कर्नाटक एकीकरण का सपना अभी भी अधूरा था। और उसे पूरा करने के लिए ही शायद राज्य पुनर्गठन आयोग यानी एसआरसी का गठन हुआ। बिल्कुल। 1950 के दशक तक पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत तेज हो चुकी थी। हाँ, आंध्र प्रदेश का किस्सा तो बहुत मशहूर है। जी, पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान के बाद आंध्र प्रदेश बन चुका था। इसी दबाव में 1953 में प्रधानमंत्री नेहरू ने जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। अच्छा। इस आयोग का काम ही यही था कि वो पूरे देश की आंतरिक सीमाओं का फिर से निर्धारण करे और इसका मुख्य आधार भाषा हो। कर्नाटक एकीकरण आंदोलन के लिए ये एक उम्मीद की किरण थी और आयोग की सिफारिशों ने ही एक एकीकृत मैसूर राज्य का रास्ता साफ किया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 नवंबर 1956। वो दिन जब दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ये दशकों के संघर्ष का नतीजा था। ये एक बहुत बड़ा दिन था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और जो कन्नड़ भाषी इलाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हैदराबाद रियासत और मद्रास प्रेसिडेंसी में बिखरे थे, उन सब को पुराने मैसूर राज्य के साथ जोड़ दिया गया। कुर्ग का भी मिला हुआ? हाँ, कुर्ग का भी विलय कर दिया गया। इन सब को मिलाकर 19 जिलों वाला एक नया विशाल मैसूर राज्य बना। एक झटके में वो सारी प्रशासनिक दीवारें ढह गईं जो एक ही भाषा बोलने वालों को सदियों से अलग करती आ रही थीं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या कागज पर लकीरें खींच देने से जमीन पर सब कुछ ठीक हो गया? मुझे लगता है कि कुछ विवाद तो जरूर हुए होंगे, खासकर सीमावर्ती इलाकों में। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है बेलगांव का। बेलगांव। बेलगांव बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। एसआरसी ने इसे नए मैसूर राज्य में शामिल कर दिया क्योंकि वहाँ कन्नड़ भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन वहाँ मराठी भाषी लोग भी अच्छी खासी संख्या में थे और वो महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते थे। अच्छा, तो ये विवाद का कारण बन गया। और ये बात बहुत दिलचस्प है। एसआरसी का काम था भाषा के आधार पर लकीरें खींचना, लेकिन बेलगाम जैसे मामले दिखाते हैं कि जमीन पर भाषा और पहचान पानी की तरह बहती है, वो सीधी लकीरों में नहीं बंटती। मतलब एक ही गांव में 2 भाषाएं बोलने वाले लोग सदियों से साथ रह रहे होते हैं और अचानक एक दिन कोई आकर उनके बीच एक रेखा खींच देता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं थी, ये एक सामाजिक हकीकत से जूझने जैसा था। और बेलगाम का ये सीमा विवाद आज तक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। कोई और भी ऐसा उदाहरण है? हाँ, एक और ऐसा ही उदाहरण बेल्लारी जिले का है, जो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। पुनर्गठन के समय बेल्लारी के कन्नड़ बहुल हिस्सों को मैसूर में मिलाया गया, जबकि तेलुगु बहुल हिस्सों को नए बने आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया।
तो ये सिर्फ बड़े इलाकों को जोड़ने की बात नहीं थी, जिले और तालुका के स्तर पर बहुत बारीकी से ये सीमाएं तय हो रही थीं। जी बिल्कुल। तो 1956 में एक राज्य तो बन गया, सारे कन्नड़ भाषी इलाके एक साथ आ गए, लेकिन झंडे पर नाम अभी भी मैसूर का ही था। और ये बात शायद सबको पसंद नहीं आई होगी, खासकर उन लोगों को जो मैसूर रियासत से नहीं थे। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ी भावनात्मक समस्या थी। जो लोग बॉम्बे और हैदराबाद प्रांतों से आए थे, उन्होंने कर्नाटक एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी थी, मैसूर में विलय के लिए नहीं। सही बात है। उन्हें लगता था कि मैसूर राज्य नाम सिर्फ पुरानी रियासत का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे कर्नाटक भाषी क्षेत्र का नहीं। ये ऐसा था जैसे उन्हें एक बड़े घर में तो ले आए, लेकिन घर का नाम पुराने मालिक के नाम पर ही छोड़ दिया। उन्हें अपनी पहचान इस नाम में नहीं दिखती थी। बिल्कुल। वाह, मतलब नाम बदलने में ही 17 साल लग गए। ये दिखाता है कि सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देना ही काफी नहीं होता, लोगों के दिलों में उस नई पहचान को घर बनाने में वक्त लगता है। बहुत वक्त लगता है। इन 17 सालों में लगातार ये मांग उठती रही। आखिरकार 1 नवंबर 1973 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवराज उर्स ने इस भावना का सम्मान करते हुए राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर मैसूर से बदलकर कर्नाटक कर दिया। अच्छा। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एकीकरण की प्रक्रिया का, कह सकते हैं कि तार्किक और भावनात्मक अंत था। ये इस बात की घोषणा थी कि ये राज्य सिर्फ मैसूर का नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कन्नड़ भाषी का है। तो नाम बदलने के साथ ही क्या सारी चुनौतियां खत्म हो गई? क्या कर्नाटक एक पूरी तरह से एकीकृत राज्य बन गया? नाम की चुनौती तो खत्म हो गई, लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी, प्रशासनिक एकीकरण की। प्रशासनिक एकीकरण मतलब? जरा सोचिए, आपके नए राज्य का एक हिस्सा निजाम के कानूनों से चलता है, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश सिस्टम से, तीसरा मद्रास के नियमों से, और चौथा पुराने मैसूर के अपने कानूनों से। बाप रे, ये तो। किसी के जमीन के कागजात उर्दू में हैं तो किसी के अंग्रेजी या कन्नड़ में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए किसान रेयतवाड़ी सिस्टम समझते थे, तो हैदराबाद वाले जागीरदारी से जूझ रहे थे। इन सब को एक कानून के दायरे में लाना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील काम था। एक जैसी राजस्व प्रणाली, एक जैसी न्यायपालिका और एक जैसे भूमि कानून बनाने में कई साल लग गए। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। तो आज की हमारी बातचीत को अगर हम समेटें, तो कर्नाटक की कहानी ये दिखाती है कि कैसे भाषा एक ऐसी ताकतवर गोंद बन सकती है जो अलग-अलग इतिहास और प्रशासन वाले इलाकों को एक साथ जोड़ दे। ये सिर्फ नक्शा बनाने की कहानी नहीं, बल्कि एक साझा पहचान गढ़ने की लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा है। बिल्कुल। हमने समझा कि कर्नाटक का गठन कैसे हुआ, जिसमें अलग अलग प्रशासनिक इतिहास वाले क्षेत्रों को एक भाषा के आधार पर जोड़ा गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। एक राज्य दशकों या सदियों तक अलग अलग शासन प्रणालियों के तहत रहने के बाद एक एकीकृत प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे करता है। निजाम की रियासत, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी और एक शाही राज्य के हिस्सों को एक आधुनिक इकाई में मिलाने की गूंज आज भी वहां की राजनीति और प्रशासन में कैसे सुनाई देती है।